अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी डेडलॉक बढ़ता जा रहा है। बहरान से निकलने की चाबी सिर्फ पार्लिमान है, लेकिन वो भी कशीदगी और तकसीम की नज़र हो रहा है। ओपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ आइन बहाली तहरीक चलाने को है, तो गवर्नर और वज़ीर आला KP में भी तल्ख बयानात का सिलसिला लगातार जारी है। सियासी जमातें खुद भी अंदरूनी तकसीम का शिकार हो चुकी हैं, तो तहरीक इंसाफ में वकला और सियासी ग्रुप आमने सामने है। नून लीग में तंजीम साजी के नाम पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का आगाज़ होने जा रहा है, तो दूसरी जानिब बढ़ते सियासी बहरान ने मुल्क की मशरक़ को भी मसाइल से दो चार कर दिया है, जिस पर हमने एक बार फिर IMF के दर पर दस्तक दी है। IMF हमें कर्ज देने को तो तैयार है, लेकिन शराइत पहले से भी ज़्यादा सख्त होने का इम्कान है। ऐसे में मुश्किल में घिरी आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ने की तवक्को है। इसी पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल भी मौजूद है। रिजवान रजी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, अनवर रज़ा और शाहिद महतला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले बात करूँगी, रिजवान रजी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, ओपोजिशन तहरीक आ रही है, तो हुकूमत के लिए आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है ये? देखिए, मुझे लगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं इस अपोजिशन को तहरीक की टोटल क़यादत नहीं लेने देंगे। वो इसीलिए मैदान में हैं कि वो भी अपोजिशन की तहरीक की क़यादत के दावेदार रहें कि हम भी तो मैदान में हैं और हम आपसे बड़े जलसे कर रहे हैं और आपसे बड़े लोगों को हम इसमें ला रहे हैं। एक तो ये बात ध्यान में रखिए। खराबी जमहूरियत का इलाज होता है मज़ीद जमहूरियत। अगर इख्तलाफात हैं तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म इनको हल करने का वो पार्लियामेंट हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ये मौका मिस किया है। आप कहेंगी आप अपोजिशन की बात कर रही हैं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। दरअसल 9 मई के हवाले से अगर कुछ होना था तो वो पार्लियामेंट का एक इजलास होना चाहिए था, क्योंकि उसमें PTI की नुमाइंदगी भी थी। वो अपनी बात करते और हुकूमत में शामिल पार्टियां अपनी बात करती। भले वो सेशन 3-4 दिन हफ्ता जारी रहता, लेकिन उससे दोनों साइड का नुक्ता नज़र भी आ जाता, कथारसिस भी हो जाता जी। और हम आगे की तरफ भी चल पड़ते। नहीं किया गया। आज KP के वज़ीर आला ने बताया कि 6 लाख रुपए आप दे के तो उनके सूबे के अंदर PN भर्ती हो सकते हैं, और फिर उन्होंने कहा जी 6 लाख के आप कट्टे खरीदें और भैंसे खरीदें। हालांकि पहले पिछली दफ़ा जब ये थे तो उस वक्त तो ये इन्होंने पहले अंडे देने थे, फिर बच्चे देने थे, फिर कट्टे और भैंसे देनी थी और मुफ्त देनी थी। इस दफ़ा ये पैसे लेके दे रहे, ये ज्यादती वाली बात है। उन्होंने जो तहरीक जिसका आगाज़ होने जा रहा है, स्पेसिफिकली इसका नाम रखा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो इसका आगाज़ होने जा रहा है। 6 जमातें हैं जो मिलकर इस तहरीक को ला रही हैं। मज़ीद बात करने के लिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम की जानिब चलते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आ जाते हैं तो कितनी मौसर हो सकती है ये तहरीक, या फिर अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, एहतजाजी सियासत हो, पुरतशद्दुद सियासत हो, उसका एक डेफिनेट रिजल्ट निकलता है, और वो डेफिनेट रिजल्ट ये होता है कि जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जो बोझ हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। और ये तारीख हमारी, आप 50 साल पाकिस्तान की तारीख देख लें या दुनिया भर की किसी मुल्क की तारीख उठा लें, एहतजाजी सियासत, पुरतशद्दुद सियासत, उस मुल्क के रहने वालों का मामला खराब हो जाता है। ठीक, अब सिर्फ एक हमारी अपनी शॉर्ट मेमोरी बहुत रहती है। मई 2023 में चले जाएं, आज से सिर्फ 1 साल पहले, और मुझे याद आता है कि जो हुकूमती इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने मई के महीने में कहा था कि पिछले साल में गंदम की कीमत में 99% इजाफा हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। ठीक, चावल की मुझे याद आता है 85% बढ़ी। तहरीक याद कीजिए, वो आग का दरिया था। बिल्कुल, 24 करोड़ पाकिस्तानी एक आग के दरिया से गुजरे हैं। 40-45%, रिजवान साहब को याद होगा, 40-45% खुराक की जो शरह की अफरात ज़र बढ़ रही। ठीक है, हम खुदाया आग के दरिया से निकले हैं, पीछे रह गया है। पीछे इसलिए रह गया, मैं कहता हूं कि अब जो हमारे पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ रहा है वो कोई 22-21% आ रहा है, अभी भी ज्यादा है लेकिन आधा हो गया है। अब आप चले हैं दोबारा से एहतजाजी सियासत करने के लिए, तो उसका एक तो डेफिनेट यकीनी नतीजा जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर माशी बोझ जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे।
अब ठीक आप है। जरा नाम पे गौर करें। तहफ़्फ़ुज़े आइन, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए निकले, जी। ठीक है। मुझे ये बताइए कि 99% जब आटे की कीमत बढ़ती है जी। और 8 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे गिर जाते हैं, उनका कोई आईनी हक नहीं है रोटी खाना? जी। क्या हमारे आइन में जिंदा रहने का 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जिंदा रहने का हक नहीं दिया गया? सिर्फ हक एक ही है कि आपने एहतजाजी सियासत करनी है। तो खुदाया कुछ सबक सीख लें। आपकी अपनी कुर्सियां अगर आपको नहीं मिल पाई सर तो पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है कि इंतखाबी नताइज के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो इसलिए हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आप, ये 12वां इलेक्शन था। आपने मालूम नहीं इसमें से कितने देखे। 12 के 12 इलेक्शंस के ऊपर इसी किस्म के जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए थे। और मुझे शायद कल की बात याद आती है, जो रिजवान साहब ने शायद कही थी कि आप जरा नंबर बताइए कि कितनी सीटों के ऊपर फॉर्मली पीटीआई वालों ने रजिस्टर की है अपनी पिटिशन। तो सियासत एक तरफ है, इलेक्शन जीतना हारना दूसरी तरफ है। जी। हमारी इसमें पहले भी पार्टी इलेक्शन की हैं, लेकिन हल के मामला, हल क्या है? हम्म। क्या हल ये है कि दोबारा इलेक्शन करवाना है, या हल ये है कि ये सियासी जमातें इकट्ठी बैठें और इनके अपने वोटर्स जो हैं उनका फ्यूचर सोचने की कोशिश करें? बिल्कुल। शायद मेहता से पूछ लेते हैं। सर आपको क्या लगता है कितनी मौसर हो सकती है ये तहरीक? रज़ी दादा साहब को अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, अपोजिशन काफ़ी संजीदा कोशिश कर रही है, जो तहरीक लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, दो डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। एक को महमूद ख़ान अचकज़ई लीड कर रहे हैं और दूसरे को मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत उसको उस तरह से संजीदा नहीं ले रही। तो बेसिक जो रूट कॉज है इसका वो यही है कि जो इंतखाबी नताइज हैं उसको कोई भी पार्टी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली वहीं से इमिनेट हुई है। अब हुकूमत इनके साथ बैठने के लिए तैयार अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, उन्होंने भी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। वो भी कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनके साथ बैठने के लिए वो तैयार नहीं है। तो संजीदा एफर्ट अभी तक तहरीक को इंगेज करने के हवाले से या मौलाना फजल रहमान को इंगेज करने के हवाले से वो हुकूमत की तरफ से भी नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हुकूमत कोई कोशिश नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है हुकूमत के लिए। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान के आपने देखा कि उनके पास सपोर्ट बेस, एक बहुत भरपूर सपोर्ट बेस मौजूद है, तो ये किसी ना किसी तरह से एक वो बहुत ही टेंजिबल और बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है हुकूमत के लिए। और इतना बड़ा थ्रेट बन सकता है कि हुकूमत घर जा सकती है। उसकी बड़ी सारी रीजंस है। अभी जो गिवन सिनेरियो है, जो करंट सर्कमस्टांसिस है, उस पर अगर आप देखिए तो हुकूमत के लिए बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं है। जुडिशरी भी हॉस्टाइल नज़र आती है ड्यू टू सो मैनी रीजंस। इसके अलावा सिविल सोसाइटी भी हमें एक तरफ नज़र आ रही है और यूं भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट वो अपोजिशन को सपोर्ट करती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ मीडिया में भी बिल्कुल ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो अपोजिशन को भरपूर सपोर्ट फ्राहम करते हैं। तीसरी तरफ हमें अवामी नुक्ता नज़र भी नज़र आ रहा है। अवाम भी ये समझती है कि शायद 8 फरवरी को जो उन्होंने वोट दिया था और जो मैंडेट दिया था वो शायद उनको भी चीट किया गया है और वो भी बिट्रे हुए हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, जब ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा 2019 की तरफ लेके जाऊंगा, जिस वक्त इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मजबूत प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए थे। उस वक्त अक्टूबर 2019 में मौलाना फजल रहमान ने एक लॉन्ग मार्च किया, धरना किया और वो यहाँ इस्लामाबाद में आके बैठे। इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत मजबूत हुकूमत थी और जो अपोजिशन थी बिल्कुल मलिया मेट थी, डेसिमेटेड थी, उसमें जान नहीं थी, तहरीक नहीं था, तहर्रुक नहीं था। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट को मौलाना फजल रहमान को इंगेज करना पड़ा। वो इतना बड़ा
हवा थे या इतना बड़ा वो इतनी बड़ी सियासी पावर है उनके पास, मौलाना फजलुर रहमान के पास, कि 2019 में भी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ बहुत सारे वादे किए। मेरे अपने प्रोग्राम में न्यूज़ 1 में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अनअर्थ भी की, सरफेस भी की। उन्होंने कहा कि हमसे ये वादा किया गया था कि भाई आपको मार्च 2020 में इलेक्शन दे देंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप ने उनसे वादा किया कि आपको मार्च 2020 में हम आपको इलेक्शन देंगे। और उसके बाद ही उससे 1-2 महीने पहले आपको याद होगा ज़ुबैर साहब जो नून लीग के रहनुमा थे, उनकी भी जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई थी। तो आप ये देखिए कि 2019 में जब एक बहुत ही मुस्तहकम किस्म की सियासी हुकूमत विफाक में बरजमाम थी, यहाँ पे मौजूद थी, उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट को कुछ ऑफर्स दे के, कुछ पेशकशें दे के और कुछ दे के मौलाना फजलुर रहमान को रवाना करना पड़ा था। और उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे, जुडिशरी इतनी हॉस्टाइल नहीं थी, सिविल सोसाइटी मीडिया इतना अगेंस्ट नहीं था उस हुकूमत के। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाके मौलाना फजलुर रहमान को एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शायद देखिए, मतलब सब ये कह रहे हैं कि संजीदा एफर्ट नहीं की जा रही है। बिल्कुल शाहिद भाई, देखिए उस वक्त अपोजिशन को एंगेज करने के हवाले से किसी की अना का मसला भी तो था ना, इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट को और अफसरों को कहा गया था। इस वक्त PMLN या PDM जिसे भी कह लें, उसमें से किसी का मौलाना को एंगेज करने के हवाले से कोई अना का मसला नहीं है। और ये वो जा सकते हैं मौलाना के पास किसी भी वक्त चाय पीने के लिए, और जब वो मुनासिब समझेंगे कि इस गुब्बारे में हवा भर गई है कि अब निकाली जा सकती है तो निकाल लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजी भाई। उसमें एक दो चीज़ें और भी हैं ना। उस वक्त हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे या जो तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल प्लेयर्स थे, वो भी इंगेज कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान को। और मैं देख रहा था परवेज़ खटक भी, असद उमर भी, इनकी असद कैसर वगैरह की कमेटी उस वक्त भी बनी हुई थी। दे वर ऑल्सो एंगेजिंग विद दैम। और सेकेंडली अभी का जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो आप देखें कि हुकूमत के पास फ्रेंकली देने के लिए भी कुछ नहीं है। वो हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि किसी किस्म का रिलीफ दे सकते हैं, किसी किस्म की कमिटमेंट दे सकती है। जैसे बात की जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान पे बिग क्रॉस है, तो अगर मौलाना फजलुर रहमान पे बिग क्रॉस है तो उनको तो पॉलिटिकली उस वक्त तक हैंडल नहीं, टैकल नहीं किया जा सकता, एंगेज नहीं किया जा सकता जब तक वो क्रॉस मिनिमाइज नहीं होता, एलिमिनेट नहीं होता। और वो क्रॉस एलिमिनेशन का काम वो पॉलिटिकल एजेंट्स ने नहीं करना, पॉलिटिकल प्लेयर्स ने नहीं करना, वो डेफिनेटली कहीं और से होना है। और तो अनटिल अनलेस वो नहीं होता तो तब तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं एंगेज हो सकेंगे। वो कैबिनेट में नहीं आते। कैबिनेट में देखिए उन्होंने ट्राई की कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन सके, फिर उन्होंने ट्राई की उनका कोई एक बेटा आ जाए किसी ना किसी तरह से नेशनल असेंबली में। वो दोनों बेटे उनके नहीं जीत सके, लकी मरवत वाला, करक वाला, दोनों नहीं जीत सके। DI खान से खुद मौलाना फजलुर रहमान हार गए, बलोचिस्तान से वो जीते। और इस तरह से उनका तो ये तक भी दावा है कि उनकी 15 से 20 सीटें आगे पीछे हुई हैं। बिल्कुल KPK में ANP और ये जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून और प्लस ANP और मौलाना फजल, इन सब का दावा ये है कि 15-20 सीटें, ये बड़ा सरप्राइजिंग नोशन है कि जी 15-20 सीटें PTI को दिलवाई गई हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब वो इस एंड पे खड़े हैं और इस माइंडसेट के साथ खड़े हुए हैं। चलिए अनवर साहब भी मौजूद हैं। अनवर साहब बिल्कुल, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि सर बहुत चल तो रहा है बहुत कुछ, लेकिन शेर अफजल मरवत की अगर बात की जाए कर ली जाए तो बहुत एक्टिव रहनुमा रहे हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन अभी लगता है कि उनके दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। कुछ दिन पहले बानी PTI ने उनसे मुलाकात से भी इनकार कर दिया था और अभी उनको शोकास नोटिस भी जारी किया गया है। क्या कहेंगे? जी, इंतखाबात से पहले जो शेर अब्दुल मरवत की सियासी हिकमत अमली थी उसने पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया। वो कैसे कि जो उनका स्टाफ था और जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हमें हार्श रवैया रखना है, और फिर उनका जो बयानिया था वो फिर इलेक्शन में आपने देखा कि जिस तरह सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उन्होंने मुहिम चलाई। शेर अब्दुल मरवत, आपको याद होगा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही थी इंतखाबात से पहले जिस तरह शेर अब्दुल मरवत ने किया, तो उसका जमात को फायदा भी हुआ। अब दूसरी बात करते हैं कि उनको नोटिस क्यों दिया गया। इसलिए नोटिस सर्व किया गया, एक तो वो जो जमात की तमाम लीडरशिप है उनके साथ उनके इख्तिलाफात हैं, और उससे भी बड़ी वजह जो जमात के अंदर डिस्कस हो रही है उस पर जरा गौर कीजिएगा कि शेर अब्दुल मरवत पर यह भी इल्जाम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अब उसको कैसे वो प्रूव करेंगे? उनको आज नोटिस सर्व हुआ कि आप बताइए कि क्या आप जमात के अंदर किस तरह चल रहे हैं। ये वो बातें हैं जो पार्टी के अंदर डिस्कस हो रही हैं। अब शेर अब्दुल मरवत ने ये साबित करना है पार्टी लीडरशिप के सामने कि क्या वाकई वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है या एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया लेकर आगे चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को गो कर रहे हैं। ये एक बात उनके खिलाफ है। दूसरी बात जो उनको
नोटिस सर्व किया गया है, तमाम कमेटियों से हटा दिया गया है। ये मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी दुरुस्त है, क्योंकि अब उन्हें इलेक्शन के बाद वो मोहन जो वो कर रहे थे, जो लड़ाई की सियासत वो कर रहे थे, वो नहीं सूट करती। अब उन्होंने पार्लिमानी सियासत करनी है, अदालतों का सहारा लेना है और मुज़ाकरात का आगाज करना है। इस वक्त जब आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, दिल से जुलूसों की बात करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप फैसला साज जो हल्के हैं उनको भी अटेंड करेंगे, अपनी जमात को भी अनवर नुकसान साहब, पहुंचाएंगे। अनवर यही साहब। वजह है कि बानी पीटीआई ने उनसे मुलाकात से भी इनकार किया और जो उनकी सेकंड टीयर की लीडरशिप है वो भी उनसे मुलाकात से इनकार करी और उनका जो बयान है उसको भी वाय नहीं कर। अनवर साहब, लेकिन इसमें जो है अगर आप देखिए तो वो वकील हैं, तो अदालतों में तो वो काम आ सकते हैं। दूसरा, ये जो सऊदी अरब के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था रजीम चेंज का, ये तो कोई फैक्टर नहीं है उनके हटाए जाने में। देखिए रजी साहब, ये क्यों किया गया? मैंने आपको कहा कि उन पर ये इल्जाम है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर पार्टी को आगे चला रहे हैं। देखिए, ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है कि जब पाकिस्तान की माशी इकोनॉमिक सिचुएशन टेक ऑफ करने लगती है सूरत, तो इस तरह के बयान दीजिए। देखिए, जब सऊदी अरब के किंग ने यहाँ पर आना है, तो मुझे बताइए इस वक्त उनका ये स्टेटमेंट ना तो मुल्क के लिए बेहतर है और ना ही उनकी अपनी जमात के लिए, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट और दीगर सियासी जमातों की तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर ये इल्जाम है कि वो मुल्क दुश्मन जमात है, वो पाकिस्तान में इकॉनमी की सिचुएशन को बेहतर नहीं होने देती। शेर अफजल मरवत का यह बयान इस बात को, इस बयानिए को तकवीत देता है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं, अब उनके बयानियों को तकवीत मिलेगी। तो हम तो पहले ही कहते थे कि आपको याद होगा कि चाइना से जब प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक्त भी 126 दिन का धरना था और इमरान खान साहब जो थे वो उन्होंने धरना खत्म नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इकानमी की और जो बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ जो बेहतर ताल्लुकात है वो भी इफेक्ट हुए। अब जो सऊदी अरब आपको इस्लामिक सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, आप अगर उस दोस्त मुल्क के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को आप जानबूझकर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो कि मुल्क के लिए तो गैर कातिल है ही है, वो आपकी अपनी जमात के लिए बहुत नुकसानदेह है। यही वजह है कि फिर आप पर यह इल्जाम लगता चला जाएगा कि आप मुल्क दुश्मन जमात हैं और आप पाकिस्तान को आगे चलने नहीं देना चाहते। ठीक है, देखते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है शोकाज नोटिस का जवाब तसल्ली इसमें कुछ ऐड कर। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक दो तीन चीजें हैं। देखिए, अच्छा मुझे इको आ रही है। अच्छा, एक तो ये है कि बिल्कुल जो रजी भाई ने सवाल पूछा था, शेर अफजल मरवत साहब ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जो कि नहीं देना चाहिए, और पीटीआई पर वैसे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने हमारे मिडल ईस्ट के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ और अदरवाइज भी वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम सिनेरियो, तमाम खबरें आपके पास हैं। मैं 2018-19 से ऑनवर्ड्स इन तमाम जो इशूज़ हैं और तमाम स्टोरीज़ पर रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, बल्कि KL समिट मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। तो उसमें आप देखिए कि इमरान खान साहब ने सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, और अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि जानबूझ के उन्होंने ही कहा हो कि आप सऊदी अरब के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दें, चूँकि इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब भी कहीं से पैसा आ रहा होता है, जब भी कोई ना कोई मामला तय पा रहे होते हैं, तो इस तरह की शरंगेजी बहरहाल पीटीआई ज़रूर करती है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए और हमेशा करती है। IMF को ख़त लिखना हो, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विजिट हो पाकिस्तान का, या मोहम्मद बिन सलमान ने आना हो, तो इस तरह से ज़रूर करती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल अच्छा जेस्चर देने के लिए उन्होंने, इमरान खान साहब ने रिमूव किया है कि एक तो सऊदी एम्बेसडर की जानिब से शिकायत भी की गई थी कि आपकी पार्टी के अहम रहनुमा ने ये हरकत की है, तो वो भी कन्वे किया गया इमरान खान को। उसी का नतीजा है कि शेर अफजल मरवत को हटाया गया है। दूसरी बात यह है कि ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि जब मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान कंक्लूड हो जाए तो उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत को कमेटियों वगैरह में शामिल कर दिया जाए, लेकिन इस सारे प्रोसेस को 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आज तो खबर वैसे है कि MBS फिलहाल नहीं आ रहे, क्योंकि वो कुछ बिग साइन करना चाह रहे हैं और वो बिग चीज़ें फाइनलाइज होने के अंदर अभी वक्त है। तो ये भी आज बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है। वो रजी दादा साहब लाजमी आएंगे इसी महीने आएंगे फिलहाल में वो थोड़ा सा सिक्योरिटी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैं काफ़ी अरसे से डिप्लोमेट्स को कवर कर रहा हूँ, तो वो उसमें ये होता है 2019 में भी इसी तरह से मौखर कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो आए थे। वो कुछ और रीजंस होती हैं जिनकी वजह से ये बताया जाता है कि मौखर हो गया, बट वो आएंगे। जी ठीक होगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का।
वेलकम बैक। डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मशरत बहुत बड़े बहरान का शिकार हो रही है। एक बार फिर से IMF जो है वो आ तो रहा है, लेकिन शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं। क्या लगता है आपको कि हुकूमत मानती तो जा रही है, आम आवाम पर इसका कितना असर पड़ेगा? पहले मैं एक छोटा सा इख्तिलाफी नोट अगर आपके सामने रखूं। जी जी प्लीज। मेरे नज़दीक या मेरे तजज़िये में जो मखलूद हुकूमत इस वक्त विफाक में कायम है, सूबों में कायम है, उनको एहतजाजी प्लानिंग जो है 6 जमाती आपने बताया, उससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। ठीक। और उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी ये देखिए, इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ी थ्रेट हुकूमत के लिए नहीं है। सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो मईशत है। दूसरा मामला ये है कि आप पाकिस्तान की तारीख खोल के देखते हैं कि जो भी एहतजाजी मुहिम चलती है या ऑपोजिशन की तरफ से या किसी की तरफ से, जब तक इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग नहीं होती तो हुकूमत का गिरना तो आप समझिए कि नामुमकिन होता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें कि क्या सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव इशू है। अब आप सोचिए कि आप दिसंबर 2023 में चले जाएं, जनवरी 2024 की बात कर लें, उस वक्त तो ये था कि पता नहीं इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने। इलेक्शन होंगे तो कौन जीतेगा तो हुकूमत कौन बनाएगा। जी। उस वक्त से मुकाबला करें आज का। इलेक्शन हो गए, विफाक में हुकूमत बैठ गई, चारों सूबों में हुकूमतें कायम हैं, तो मेरी नज़र में तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें कमी आई है, ज्यादती नहीं हुई। ठीक सर, आप क्या समझते हैं, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम दो अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, दोनों इकट्ठी हैं, एक दूसरे के साथ लाजमी मैं ये कहने मलज़ूम लगी है। थी कि दो चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन कनेक्टेड हैं वो दोनों आपस में। हाँ, क्या interconnected समझते हैं आप, किस तरह से एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही हैं और कैसे ये चीज़ें ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर साहब के अल्फाज तो वो होते हैं ना कि वो कहें और सुना करे कोई। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अगर हम इसका मुकाबला प्री इलेक्शन सिनेरियो से करें तो इस वक्त सियासी अदम एतमाद की सूरत हाल में निस्बतन कमी आई है। लेकिन इस दौरान एक और भी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने जो मल्टीलेटरल अदारों के साथ इंगेज किया है डॉक्टर साहब, और उसके ज़रिए हम अपने अशारियों में कुछ बेहतरी दिखाने में कामयाब हो गए हैं। LSM ग्रोथ के मार्जिनल बेहतर हुए हैं, लेकिन हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन हेडलाइन भी और किचन इन्फ्लेशन भी नीचे आई हैं। अब इसके लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर क्या असरात होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह एग्जेक्टिव डिसीजन के ज़रिए इसको ट्रांसलेट करती है कि अगर आटा 8500 रुपये से कम हो के और 2600, 2800 या 3000 पे आ गया है तो रोटी भी फिर 20 रुपये से कम होकर 10 रुपये पे आनी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने करने होते हैं, और वो कहाँ तक इसको मटेरियलाइज कर पाती है वो गवर्नेंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अनवर रज़ा साहब, IMF मुतालबा तो बढ़ाता जा रहा है। सबसे बड़ा मुतालबा जो भी एक मेन मसला आम आवाम का है वो है बिजली का मसला, और इसके नरखों में इजाफा करने का एक बार फिर से मुतालबा किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से ही नरखों में इजाफा हो जाएगा। क्या लगता है आपको, कितनी चेंजिंग्स आ सकती हैं? उस पर हमारी जो नेगोशिएशन टीम है उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हुकूमत है वो मुझे लगता है अपने बोझ तले दबेगी। आवाम का जो प्रेशर होगा, जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, ये वो शायद बेयर न कर सकें। उसकी वजह यह है कि आपको IMF के साथ बात करनी चाहिए और आपके जो इंतजामी अखराजात हैं और जो आपने अपने जो शाही अखराजात हैं उनको कम करना होगा। आपको आवाम को रिलीफ देना होगा। अगर आपने आवाम को रिलीफ ना दिया तो अपोजिशन की जो तहरीक है वो उसके साथ लिंक करेगी, तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकानमी की सिचुएशन को बेहतर करना और पब्लिक को रिलीफ फराहम करना है। अभी तक तो गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल नाकाम है। अगर आपने IMF के प्रोग्राम में जाना है तो फिर आपको आवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगा। हुकूमत को अब ऐसा कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ दिया जा सके। उससे फायदा ये होगा कि इनकी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जाएगी और जो अपोजिशन को एक सांस मिलना था, उनका जो बयानिया मजबूत होना था वो नहीं होगा। अगर आपने आवाम को रिलीफ ना दिया तो फिर आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। मसाइल आपको इसलिए बढ़ेंगे कि आप अपने अखराजात तो कम करते नहीं हैं, आवाम को रिलीफ दे नहीं सकते। इतनी आप इसी बात को मैं आगे लेकर चलूंगी। रज़ी साहब, हुकूमत बढ़ते अखराजात को किस तरह से कम कर सकती है, अभी जैसे कि अनवर रज़ा साहब बता रहे हैं? देखिए, पहले तो हुकूमत जो KP के अंदर मौला जट ते नूरी नत नामी फिल्म चल रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब एक बड़क मारते हैं और उनके जवाब के अंदर अब गवर्नर साहब ने भी बढ़ के मारना शुरू कर दिया, उसको बंद करें। क्योंकि ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से और गवर्नेंस से भागने के तरीके हैं।
जी। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर कमी के बायस जो रिलीफ पहुंचना चाहिए लोगों तक, उसको पहुंचाने का एहतमाम करें। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल, आईएमएफ की जानिब से ये कहा जाए कि रेवेन्यू जो है वो जितना बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाएं। सिम पर टैक्स लगाया जा रहा है जिन नॉन फाइलर्स की, और 13,000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है अगले 3 साल तक ले जाने में। क्या लगता है जहां तक आपको मैं समझ कि पाया, इससे कितना फायदा हो सकता है? ये तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हाँ जी, आप रोशनी डालें इस पे जरा। मैं शायद भी इस पर बात करता हूँ। देखिए, हमारा असल मसला जो है वो माशी नहीं है, हाँ वो सियासी है। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो माशी फैसला साजी की जाती है जी। वो सियासी असर और रसूख के नीचे रह के की जाती है, उसके असर रसूख के नतीजे में सामने आती है, और उससे मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। और अगर तो इसको कंटिन्यू करना है कि अभी भी माशी फैसला साजी जो है वो सियासी असर रसूख के तहत ही की जाएगी, तो फिर तो प्रॉब्लम दूर होने वाले नहीं। दूसरा मसला जो आईएमएफ का है वो क्लासिक मसला है, और वो ये है कि हमारी हर हुकूमत जो आती है वो उसको कुर्बानी का बकरा बनाती है। बिल्कुल। अगर वो कहते हैं कि जी बिजली के रेट बढ़ गए हैं तो कह दीजिए आईएमएफ ने बढ़ाए, ये कुर्बानी का बकरा है। गैस का रेट बढ़ गया है, कुर्बानी का बकरा हाजिर है, उसने बढ़ाए। आप यकीन कीजिए कि आप ये कोई 24वां अग्रीमेंट होने चला आईएमएफ के साथ, बिल्कुल। और आधे तो मैंने पढ़े हैं। और दुनिया के बाकी ममालिक जो 190 कोई मुल्क हैं जो आईएमएफ के मेंबर हैं, उनके साथ जब मुआहदा होता है, आईएमएफ कहीं ये नहीं शर्त रखती कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें, कहीं ये रेट नहीं, ये शर्त नहीं रखी जाती कि आप गैस का रेट बढ़ा दें। वो ये कहते हैं कि आपने 3,500 अरब का खसारा कर दिया है बिजली के शोबे में, तो खसारा खत्म करें या रोक के रखें। आपने 3,000 अरब का खसारा कर दिया गैस के सेक्टर के अंदर। ठीक। इस साल 8,500 अरब का बजट का खसारा है। हुकूमत की आमदन ज्यादा है और खर्चा, आमदन कम है, अखराजात ज्यादा है। तो खुदाया ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के बाहर नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स अंदरूनी हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। आईएमएफ का सर यहाँ पे आईएमएफ ने जो पॉइंट उठाया है वो ये है कि जितना रेवेन्यू है अपने अखराजात उसी के मुताबिक रखे जाएं, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी अपने अखराजात कम करे। वो उस तरफ तो जा ही नहीं रहे कि आप कितना, आपके बरामदात कितनी है या दरामदात कितनी, उस तरफ तो वो जा ही नहीं रहे, वो तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और इसी पे ही फोकस किया हुआ है। देखिए, ये पहली दफा टैक्स नेट को बढ़ाने का नारा जो है ये फील्ड मार्शल अयूब खान ने लगाया था। उसके बाद से जितने भी सदूर आए, वज़राए आज़म आए, वो यही नारा लगाते रहे जी। और अगर कामयाबी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कोई वजह है। आप सोचिए कि अगर सर इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, शायद मेहता साहब भी हैं। शायद साहब मौसमी मसाइल की वजह सियासी अदम इस्तेकाम है, ये कहना है अनवर रज़ा साहब ये कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल हैं। देखिए, अब बेल्जियम, जापान और कुवैत वगैरह की एग्जांपल जब हम लेते हैं तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो फिर देन वी हैव लाइक सम एग्जांपल्स के जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान में तो मतलब हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो रही है यहाँ पे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो इकोनॉमी है और जो मुल्क है वो माफियाज रन करते हैं। आप देख लीजिए, आप हर साल एक पूरा सर्कल है, विशियस सर्कल है। लेकिन शायद भाई, आप फॉर एग्जांपल 310 अरब रुपए की आपने शायद भाईजान फार ईस्टर्न के अंदर तो बहुत सारे मुल्कों में डेमोक्रेसी भी तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी वहां पे उनकी मईशत जो है एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद रजी भाई जी, उसके बावजूद उनकी इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं। आप थाईलैंड की मिसाल ले लीजिए, आप अदरवाइज भी इवन अफ्रीका की कुछ इकोनॉमीज हैं जो अच्छी ग्रो कर रही है, अच्छी परफॉर्म कर रही।
जी ऐसा ही है, जैसे ऐसा ही है। लेकिन हैविंग सेड सो, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमें उससे भी ज़्यादा हमें पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल SIFC पर तनकीद होती है वो, और SIFC उस तरह से शायद अभी लैक कर रही है, परफॉर्म भी नहीं कर रही, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मैं कोई 20 डिप्लोमेट्स के साथ मिला हूँ, 20 ऐसे लोगों से मिला हूँ जो डिसीजन मेकर्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें काम ही नहीं करने देती। मुझे कुछ डिप्लोमेट्स ने बताया कि भाई हम $3 बिलियन वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, वी वांटेड टू बाय दिस थिंग दिस, बट आपकी ब्यूरोक्रेसी ने हमें काम नहीं करने दिया। जी किसी दूसरे डिप्लोमेट ने मुझे बताया कि हम तो इतने पैसे ला रहे थे, लेकिन यार आपकी तो जो पॉलिटिकल जो एजेंट्स हैं वो कोई तरीकाकार ही नहीं है। मुझे तहरीक इंसाफ के बारे में डिप्लोमेट से बताया यार उनके तो मिनिस्टर्स को तमीज़ तरीका ही नहीं है। हम इतनी बड़ी, ठीक है, शायद मतलब साहब ये कह रहे हैं कि पॉलिसीज बेहतर बनाने की जरूरत है। मैशत पर बात तो तकरीबन रोज ही होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह कल फिर हम इस पे बात करेंगे। शाहिद मेतला, अनवर रजा, डॉक्टर फारूक सलीम और इसके साथ ही रिजवान रजी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।